नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काशी आज बनेगी शानदार मेजबानी की गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के पीएम से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापारिक, सांस्कृतिक और विरासत सहित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम धामी और आला अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। तीनों सेना की 10 महिला अधिकारी आज निकलेंगी इतिहास रचने। आईएएस श्री त्रिवेणी पर सवार होकर करेंगी विश्व भ्रमण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में भागवत के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। और नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी सरकार। एयर इंडिया और इंडिगो ने शुरू किया विशेष उड़ानों का संचालन। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मौत। सभी खबरें विस्तार के साथ। काशी आज ऐतिहासिक घटना की गवाह बनने जा रही है। यहां भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मॉरिशस के पीएम पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2025 की मॉरिशस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। उस समय दोनों नेताओं ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वहीं हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में भारत की समृद्ध विरासत को पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। दरअसल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में भी वाराणसी का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा में इसे बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री रामगुलाम काशी विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा घाट जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा करेंगे और शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति को करीब से महसूस करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल मॉरिशस में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ऐसे में ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी रेखांकित करती है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा के न केवल कूटनीतिक बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर भी गहरे मायने हैं। ये दोनों देश के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव को तो दर्शाती ही है, साथ ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। अपनी भारत यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद अयोध्या, तिरुपति और मुंबई भी जाएंगे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम एक बिजनेस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद ये यात्रा भारत मॉरिशस के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री रामगुलाम की यात्रा शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण को एक नया आयाम देगी। वाराणसी से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे। पीएम यहां राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई घटनाएं देखने को मिली, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया था।
आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में पीएम ने लिखा है कि मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। पीएम ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर एक विशेष संदेश भी लिखा है। प्रधानमंत्री ने भागवत के परिवार से अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पिता मधुकर राव भागवत के योगदान को भी याद किया। पीएम मोदी ने मोहन भागवत को पारसमणि कहते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान भी संघ कार्य को मजबूती दी। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे गणवेश बदलाव, शिक्षा वर्गों में सुधार और टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग। पीएम ने पंच परिवर्तन जैसे समाज निर्माण के अभियानों की भी चर्चा की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मोहन भागवत का विशेष फोकस रहा है। उन्होंने भागवत जी की संगीत, पठन और संवाद में रुचि को भी प्रेरणादायक बताया। अंत में प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। भारत के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 10 महिला अधिकारियों का एक दल आज इतिहास रचने निकल रहा है। ये दल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय सेना के नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए रवाना होगा। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर के नेतृत्व वाले इस दल में सेना के 5, वायुसेना के 4 और नौसेना की 1 अधिकारी हैं। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से किसी जल यात्रा मिशन का नेतृत्व कर रहा है। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से किसी जल यात्रा मिशन का नेतृत्व कर रहा है और ये अधिकारी 26,000 से अधिक नॉटिकल मील की समुद्री यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 2 बार भूमध्य रेखा पार करेंगी और 3 प्रमुख केप, कैप ल्यूविन, कैप हॉर्न और कैप ऑफ गुड होप को पार करेंगी। इस मिशन में वो प्रमुख महासागरों से होकर गुजरेंगी और ड्रैक पैसेज जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में भी यात्रा करेंगी। यह अभियान लगभग 9 महीने में पूरा होने की संभावना है, जिसके दौरान टीम 4 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगी और मई 2026 में मुंबई वापस लौटेगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल एवं पुलिस के जवान संयुक्त गश्त कर रहे हैं और जंगल क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के 22 चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस एवं PAC को भी तैनात किया गया है। नेपाल बॉर्डर जनपद बलरामपुर का सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। जनपद बलरामपुर की पुलिस पूरी तरह से सजग है और हम लोग SSB के साथ मिलकर वहाँ पे पैदल गश्त कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ डिप्लॉय किया गया है। मुख्यालय से 2 कंपनी PAC प्राप्त हुई है और साथ में सिविल पुलिस का कंटिंजेंट डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो एकमात्र एंट्री पॉइंट है वहाँ भी 1.5 सेक्शन पुलिस बल 24 घंटे डिप्लॉय किया गया है और हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी पूरे बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं। रुक करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने झाड़ू से सड़क किनारे फैले कूड़े को इकट्ठा कर गुरुग्राम को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का संदेश दिया। उनके शहर के नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान से निरंतर जुड़ें और गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास करें। गुरुग्राम के हर नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता के अभियान में हम लगातार जुड़े। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर रहे, ये जिम्मेवारी हमारे गुरुग्राम के नागरिक की है, उसको बना करके रखना। और अब नेपाल से जुड़ी खबरें। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया के दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन जारी है।
इसी के साथ नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए 011-69329-333 और 011-693299999 इन नंबर पर कॉल करें। इसके साथ ही इंडिगो की स्थगित उड़ान सेवाएं भी आज फिर से शुरू हो रही है। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ान फिर शुरू कर रही है। इसके अलावा इंडिगो 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित करेगा। नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुए बवाल और खून खराबा के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद उनके किसी स्थान पर चले जाने से आई राजनीतिक शून्यता को भरने की कवायद तेज हो गई है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ज़ेनजी समूह में शामिल युवाओं ने कई नामों पर विचार किया है। नेपाली सेना के हाथ में है अभी नेपाल की कमान। देश को पटरी पर वापस लाने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार के चयन पर विचार विमर्श हो रहा है। बुधवार देर रात तक अंतरिम प्रमुख के नाम पर माथापच्ची जारी रही और इससे पहले मंगलवार को हिंसा की लपटों में सिंह दरबार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय की इमारतें जलकर खाक हो गईं और देश भर में पार्टी कार्यालयों, मीडिया, स्कूलों और निजी आवासों पर हमले हुए। नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर में हुए हिंसक जेनजी प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के मुताबिक देश के 29 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी दी गई है। अब तक 1611 लोगों का इलाज किया गया है, जिनमें से 274 लोग अभी भी भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 56 लोगों को गंभीर स्थिति के कारण दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है, जबकि 719 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा 436 मरीजों का इलाज सिविल सर्वेंट्स अस्पताल में हुआ, जबकि 161 लोग ट्रॉमा सेंटर और 109 लोग एवरेस्ट अस्पताल में भर्ती हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं उस महान कवि को नमन करता हूं जिनके शब्दों ने हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला प्रज्वलित की और जिनकी दूरदर्शिता ने लैंगिक समानता, आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी विरासत हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चिरस्थायी प्रेरणा देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कवियत्री महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने मानवीय संवेदना और आत्म संघर्ष को अपने साहित्य में जितनी सहजता से प्रकट किया है, वो दूसरी जगह बिरले ही देखने को मिलता है। नारी स्वतंत्रता और करुणा को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रधानता दी। हिंदी साहित्य के छात्रवाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में एकमात्र महिला के रूप में उन्होंने संपूर्ण साहित्य जगत को नारी सामर्थ्य से आलोकित किया। भारतीय दर्शन और समाज की गहरी समझ रखने वाली महान कवियत्री महादेवी वर्मा जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। न्यूज़ 10 में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी में हैं। वो आज शाम को क्रूज से गंगा की सैर करेंगे और घाटों की खूबसूरती को निहारेंगे। डीडी न्यूज़ की टीम ने अलकनंदा क्रूज के प्रबंधक से मॉरिशस के PM के क्रूज टूर को लेकर खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस क्रूज से के माध्यम से ही गंगा में घूमेंगे और घाटों को देखेंगे। हमारे साथ विकास मालविया जी हैं जो मैनेजर हैं अलकनंदा के। विकास जी, ये मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर का किस क्रूज से आप लोग ले जाएंगे और कितनी देर का कार्यक्रम होगा? आपकी क्या क्या तैयारी होगी? तैयारी पूरी है। उनके लिए जो क्रूज़ निश्चित हुआ है वो स्वामी विवेकानंद क्रूज़ से वो जाएंगे, यहीं पे आएंगे। उनका आप अगर इधर देखे पैन करते हैं तो वो आगे उधर उसकी अभी सजावट का कार्य आखिरी उसमें चल रहा है चरण में, और उसी पे उनकी यात्रा होगी। हम लोग यहाँ रविदास घाट से विश्वनाथ धाम तक उनको लेके जाएंगे। वहाँ से हम लोग वापस मोड़ के दशाश्वमेध घाट की अपनी प्रसिद्ध आरती का दर्शन कराते हुए उनको फिर वापस लाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर नई दिल्ली स्थित एम्स ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए AI आधारित ऐप नेवर अलोन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े कलंक को कम करना और कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्रों में जागरूकता बढ़ाना है। ये ऐप WhatsApp के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा और छात्रों को 24/7 ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा देगा। इसकी बेसिक स्क्रीनिंग लागत केवल 70 पैसे प्रतिदिन प्रति छात्र होगी। एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और IHBAS के संयुक्त प्रयास से ये सेवा शुरू की गई है। एम्स दिल्ली इस सेवा को देश के अन्य सभी एम्स संस्थानों को ग्लोबल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ के माध्यम से बिना किसी वित्तीय बोझ के उपलब्ध कराएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हर साल लगभग 7.27 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, यानी औसतन हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। इनमें से लगभग 73% आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में आत्महत्या के 1.70 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए। इनमें 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं का हिस्सा 35% था। जागरूकता, समय पर परामर्श और सामाजिक समर्थन से आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका के युवा कंजर्वेटिव नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुर्क यूटा वाली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और तभी उन पर हमला हुआ। चार्ली पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में शामिल थे। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते भागते नजर आ रहे हैं। FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा कि वो घटना पर करीबी नजर रख रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश में भी जुट गई है। चार्ली कर्क की गिनती ट्रंप के करीबियों में होती है। कर्क ने 2012 में शिकागो के उपनगर में टर्निंग पॉइंट USA की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद कॉलेज कैंपसों में कम टैक्स और सीमित सरकार की विचारधारा को बढ़ावा देना था। पोलैंड और नेटो की सेनाओं ने यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान पोलैंड हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन में रूसी ड्रोन को मार गिराया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दावा किया है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रूस की ओर से जानबूझकर किए गए उकसावे का नतीजा था। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ये कोई दुर्घटना या भूल नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत थी, लेकिन रूस ने पोलैंड के बयानों को निराधार बताते हुए उसके आरोपों को खारिज कर दिया है। मैक्सिको सिटी में एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। जानकारी के अनुसार इस्टालापा और चालको के बीच सीमा के पास राजमार्ग पर एक गैस टैंकर के पलटने से हुए धमाके में कम से कम 57 लोग घायल हो गए।
घायलों में 19 की हालत गंभीर बनी हुई है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मैक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयारियां पूरी है, लेकिन इन तैयारियों पर मौसम की मार देखने को मिल सकती है। दरअसल इस समय टोक्यो में बेहद गर्मी है, जिसके चलते वहां लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई के मुताबिक ये स्थिति टोक्यो में आयोजित होने जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चिंताजनक है। जापान की राजधानी टोक्यो में इन दिनों प्रचंड गर्मी का रूप देखा जा रहा है। हाल ये है कि बाहर निकलने वाले लोगों के हाथों में इस तरह का मिनी पंखा नजर आ रहा है, जो उन्हें त्वरित रूप से गर्मी से राहत दे रहा है। राहत के रास्ते आम लोग जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन गर्मी का ये रूप यहाँ होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजकों के पसीने अभी से छुड़ा रहा है। प्रतियोगिता शनिवार से शुरू होनी है, जो कि 21 सितंबर तक आयोजित होगी। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई भी टोक्यो की गर्मी से चिंतित दिखे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनौती का उनकी संस्था लंबे समय से सामना कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छिपाने वाली बात है। कुछ चुनौतियां टोक्यो में हमारे सामने हैं और ये चुनौतियां टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी थीं। लेकिन इस बात को मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी संस्था के पास इस पूरी चुनौती से निपटने और विश्व की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा रखने की क्षमता है। विश्व के किसी भी दूसरे खेल की संस्था की तुलना में हमारी संस्था कहीं आगे है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम इस तरह की कुछ चुनौतियों का लंबे समय से सामना कर रहे हैं। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में गर्मी का ये रूप 127 साल के बाद दिख रहा है। जापान के कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान एथलेटिक्स के कुछ इवेंट्स को शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बार इस तरह का कोई बदलाव नहीं है। जापान की सरकार ने भी इस कड़ी में कोई बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए हैं और यही बात सेबेस्टियन कोई को सबसे ज्यादा खल रही है। बहरहाल संस्था को उम्मीद है कि न केवल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन होगा, बल्कि खिलाड़ियों का ख्याल भी उचित तरीके से रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल की खबरों में ही भारत ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने यूएई के खिलाफ 58 रन का टारगेट सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया। ये भारत का सबसे तेज रन चेंज है। अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 20 रन पर नाबाद लौटे। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। यूएई 13 ओवर 1 गेंद में 57 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम ने आखिरी 8 विकेट 28 रन बनाने में गंवा दिए। ओपनर आलिशान शराफू ने 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाकर वो आउट हुए। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 14 रन से अपने नाम कर लिया। बारिश से बाधित इस मुकाबले को अफ्रीका की टीम ने डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर अपने नाम किया। बारिश से बाधित इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 7 ओवर 5 गेंद में ही बल्लेबाजी की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 97 रन बनाए। इसके बाद बारिश ने फिर खलल डाला और टारगेट को 5 ओवर में 69 रन कर दिया गया, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम सिर्फ 54 रन ही बना सकी। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।